बट एक लॉ पास किया गया कि इंडिया का डेटा इंडिया की सॉइल पे ही होना चाहिए। तो कंपलसरी आप चाहे गूगल हो, आप फेसबुक हो, आप कोई भी कंपनी हो, आपको आपका डेटा सेंटर इधर बनाना पड़ेगा। तो रेसिडेंशियल एसेट क्लास एज एन इन्वेस्टमेंट इज द वर्स्ट डिसीजन। What is the financial banking, that is financial institutions, playing an important role in real estate? आप एक लोन अग्रीमेंट पढ़ के देखो, पहले तो पढ़ पाओगे कि नहीं वो एक प्रश्न है, क्योंकि आपको है ना वो मैग्नीफाइंग ग्लास लगेंगे उनको पढ़ने के लिए। दूसरी बात, अगर पढ़ भी लिए तो आपका खून गर्म हो जाएगा, आप बोलोगे क्या साइन कर रहे हो मुझसे, किस किस पेपर पे साइन कर रहे हो ना, आपको पता नहीं पड़ता। ऑल्दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको पता भी है तो वो कुछ कर नहीं पाओगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एक मज़ेदार चीज़ होती है, जब आपको पैसा नहीं ज़रूरत है तब वो पैसा देंगे, जब आपको पैसा की ज़रूरत है तब वो आपको नहीं देंगे। अगर आप पैसा देने गए जो उन्होंने दे दिया है समय के पहले, तो इतना नाटक करेंगे, लेंगे नहीं और पैसा देने के लिए चार्ज करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, मैं एक तरीके का बोलूँगा ये वाइट कॉलर्ड माफिया है। Welcome to the RK Talk Show. Today on the show we have advocate and Dr. Harshul Savla, the new entrant with lot of intelligence, lot of intellectual element and lot of dedication in the industry of real estate. Savla सर, आपके बारे में हमने बहुत कुछ रिसर्च भी किया है और बहुत कुछ सुना भी है। तो मैं जानना चाहूँगा, दुबई, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रियल एस्टेट्स कमिंग अप इन द मार्केट नाउअडेज एंड हर 2-4 दिन के बाद कुछ ना कुछ तो वो सोशल मीडिया पे नए नए इन्वेस्टमेंट्स के बबल्स बोलो या मार्केटिंग गिमिक्स बोलो या ट्रू सेंस में हो सकता है कि देयर आर लॉट ऑफ ल्यूक्रेटिव थिंग्स विच आर कमिंग अप। सो 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़ में तो आज दुबई में भी एक छोटा सा मकान आ जाता है। एब्सोल्यूट। दे आर गिविंग 7%, 8%, 9% रिटर्न्स। ज़ीरो आपको इनकम टैक्स लगता है, मेंटेनेंस इज बीन टेकन केयर बाय द बिल्डर। सो हाउ यू सी द इंटरनेशनल रियल एस्टेट as compared to the Indian real estate? Not, I mean, barring Mumbai as a specific economic capital, हम सिर्फ इंडिया रियल एस्टेट और फॉरेन रियल एस्टेट के बारे में बात करें। सो जिसे मैं कहता हूँ रियल एस्टेट लिटरेसी, अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया में बहुत कम है। फाइनेंशियल लिटरेसी तो कम है, बट रियल एस्टेट लिटरेसी उससे भी कम है। ये मैं क्यों कहता हूँ? इसलिए कि रियल एस्टेट इक्वल्स टू रेसिडेंशियल ये हर कोई सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक पूरी जनरेशन ने अपना पैसा डबल ट्रिपल होते हुए देखा है रेसिडेंशियल के अंदर, तो उनके लिए रियल एस्टेट मतलब रेसिडेंशियल। आज रियल एस्टेट के अंदर जो एसेट क्लासेस है वो 12 के ऊपर है। आपके पास स्टूडेंट हाउसिंग है, सीनियर लिविंग है, को लिविंग है, को वर्किंग है, डेटा सेंटर है, वेयर हाउसिंग है, इंडस्ट्रियल पार्क्स है, मॉल्स है, ऑफिस स्पेस है, रिटेल है और रेसिडेंशियल है। तो आपके पास 1 डजन के ऊपर एसेट क्लासेस है। तो अगर आप So asset classes matlab not only my house, that is 1 BHK, 2 BHK, it may be a mall, it may be a infrastructure, जैसे को वर्क स्पेस आपने बताया। रिटर्न्स की जब बात करते हैं, अगर आपको 12% रिटर्न चाहिए तो एक एसेट क्लास है जिसका नाम है डेटा सेंटर, उसमें पैसा डालिए। इंडिया का डेटा इंडिया की सॉइल पे ही रहेगा, ये लॉ प्रधानमंत्री जी ने पास किया था। नहीं तो जो डेटा सेंटर्स होते थे वो कोई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूरोप वगैरह में होते थे, क्योंकि उधर एनर्जी बहुत चाहिए और वहां पे ठंड चाहिए, क्योंकि डेटा सेंटर्स नीड अ लॉट ऑफ कूलिंग। बट एक लॉ पास किया गया कि इंडिया का डेटा इंडिया की सॉइल पे ही होना चाहिए। तो कंपलसरी आप चाहे गूगल हो, आप फेसबुक हो, आप कोई भी कंपनी हो, आपको आपका डेटा सेंटर इधर बनाना पड़ेगा। आज आपको पता है 44% ऑफ इंडियाज डेटा सेंटर आर इन मुंबई। 44% ऑफ इंडियाज डेटा सेंटर क्यों इन मुंबई आर इन मुंबई? क्यों? क्योंकि मुंबई हैज द प्रॉक्सिमिटी टू वाटर बॉडी। डेटा सेंटर्स में अंडरग्राउंड वाटर केबल्स जाते हैं जो मैश क्रिएट करते हैं, और वो ऐसे मटेरियल से बनते हैं
जो शार्क का तीत भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। Oh तो वो दे आर God. सो सॉलिड। और उनको प्रॉक्सिमिटी चाहिए वाटर फ्रंट से, तो वाटर फ्रंट अवेलेबल है मुंबई के पास, वाटर फ्रंट अवेलेबल है चेन्नई के पास, और सदर्न स्टेट्स के पास। तो फर्स्ट लार्जेस्ट इज इन मुंबई एमएमआर, सेकंड लार्जेस्ट इज इन सदर्न इंडिया, जहाँ पे ये डेटा सेंटर्स है। और डेटा सेंटर्स क्यों है? क्योंकि डेटा इंडिया में ही होना चाहिए, ये लॉ है। सबसे इंडिया का एवरेज पॉपुलेशन आज आपका 25 साल का है, 550 मिलियन के ऊपर मोबाइल सब्सक्रिप्शंस है। डेटा इज द न्यू ऑयल। तो आज डेटा को ऑयल के बराबर माना गया है। आज हमारा खुद का एवरेज फोन पे आप निकालेंगे तो 2 घंटे का तो स्क्रीन टाइम हमारा मिनिमम है। उस 2 घंटे के अंदर 1.5 घंटा डेटा ओरिएंटेड है, जिसमें हम सोशल मीडिया करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। तो ये जो सारा डेटा है वो इंडियन सॉइल पे आ रहा है। और इनके अग्रीमेंट 25-25 साल के बनते हैं, क्योंकि इसमें कैपेक्स बहुत हैवी रहता है, इसमें एमईपी बहुत हैवी रहता है, इसमें सर्विसेज बहुत हैवी रहती है। तो ये जब सब रिक्वायरमेंट है तो इसमें रिटर्न्स भी आपको 12% मिलता है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड एसेट क्लास। Beautiful. मतलब अब दूसरा एसेट क्लास में आपको बोलता हूँ, जब रिटर्न की बात होती है, वेयर हाउसिंग। वो आपको 8 से 9% का रिटर्न कंफर्टेबली देता है। और वेयर हाउसिंग इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एसेट क्लास। एक लैंड है जिसपे एक शेड बनाना है जो 30 मीटर का है, कोई कॉम्प्लिकेटेड परमिशंस रिक्वायर्ड नहीं है, और आपका स्टैकिंग होता है। अब थाने से भिवंडी हार्डली 15-20 किलोमीटर है, और उधर रेंट का फर्क ऑलमोस्ट, अगर थाने का रेंट 100 रुपया है तो भिवंडी का रेंट 25 रुपया है। तो जब 20 किलोमीटर में रेंट का फर्क 1/4 हो, तो नेचुरली वो माइक्रो मार्केट का ग्रोथ होने वाला है। और 25 रुपए के रेंट के अंदर, क्योंकि 30 मीटर की हाइट मिलती है, लोग लॉफ्ट में अपनी ऑफिस बना देते हैं। तो आज अमेजोन का वेयरहाउस उनका प्रॉफिट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर नहीं है। oh, क्योंकि उनको वागले एस्टेट आईटी पार्क में ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, वो अपनी ऑफिस भी उधर से ही चला लेते हैं। तो आज आप भिवंडी के हाईवे पे जाएंगे तो आपको सब प्रीमियम रेस्टोरेंट्स दिखेंगी, आपको टाई सूट वाले लोग दिखेंगे, आपको सारे फंड्स दिखेंगे। लोगों ने उधर 100-100 एकड़ की जमीन फंड और बड़े डेवलपर्स ने ब्लॉक करके रखी है टू मेक योर वेयर हाउसेस। और ये इंडस्ट्रियल पार्क्स जो है, इनकी ग्रोथ क्यों हुई? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई जिसका नाम है जीएसटी, वन नेशन वन one टैक्स। tax. तो ये ऑक्ट्रॉय स्टेट, दूसरे स्टेट में मैं मेरा वेयर हाउस रखूंगा, ये झंझट ही निकल गई। और आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, जिनको डार्क गोडाउन्स चाहिए, जिनको आपको डिलीवरी सेम डे में देनी है, तो उनके लिए सिटी के नजीक होना बहुत जरूरी है। कल मैं एक मेरे फेलो डेवलपर से बात कर रहा था, उनकी नवी मुंबई में ऑफिस स्पेस बिल्डिंग है, बट कनेक्टिविटी वाइज इट इज सुपर्ब। उनको ऑफिस स्पेस में हायर फ्लोर पे 300 रुपए का रेंट आ रहा है। 300 रुपए का रेंट आपको मुंबई सिटी में नहीं मिलता है ऑफिस स्पेस के लिए, एक एवरेज बिल्डिंग के अंदर। क्यों आ रहा है? क्योंकि उनके जो भी ऑक्यूपायर्स है, वो है इंस्टामार्ट, वो है जेप्टो, और उनको 10 मिनट में डिलीवरी देनी है, तो दे आर रेडी टू पे द टॉप डॉलर। आज डीमार्ट ने इन सिटी स्टोर्स इतने खोल रखे, और इनके अगर आप रिटर्न्स कंपेयर करोगे तो आपको ऑफिस स्पेस में जो 7-8% मिलता था, ये एसेट क्लास में आपको 9-10% मिलेगा। तो क्यों जाओ यूरोप, क्यों जाओ एमिरेट्स में? आप एसेट क्लास का नजरिया बदलिए। अच्छा, अब ब्यूटी आएगी जो हमने शुरू में बात किया था, ये एसेट क्लास आपको एसएमई रीट के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको ये हेडेक नहीं लेना है कि मेरे को डेटा सेंटर में कैसे इन्वेस्ट करूं, वेयरहाउस में कैसे करूं। आपको एक वेयरहाउस का एसएम रीट मिल जाएगा जो आपको 9% रिटर्न दे देगा। तो क्यों आप क्रॉस बॉर्डर पैसा डालते हो? अपना पैसा अपने देश में रहना चाहिए, खाली एसेट क्लास बदलो। रियल एस्टेट सही है, लेकिन रियल एस्टेट के दूसरे भी तो एसेट क्लास है। रेसिडेंशियल में हो क्या रहा है, एफएसआई एफएआर जो बोलते हैं वो बढ़ती जा रही है। बहुत सारे बिल्डर्स जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट वाले वो आते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि ये सेक्टर मोर एंड मोर इंडस्ट्री के जैसा बनता जा रहा है, ये एक डिसिप्लिन सेक्टर बनते जा रहा है। रेरा आया जिसके वजह से बहुत सारा क्लीन अप हो गया है। तो इस वजह से आपका जो बढ़ोतरी है, और रियल एस्टेट डिमांड सप्लाई पे चलता है, तो जो फ्लैट आने की बढ़ोतरी है ना, वो बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है। आप स्कीम्स ही स्कीम्स देख रहे हो। तो रेसिडेंशियल एसेट क्लास एज एन इन्वेस्टमेंट इज द वर्स्ट डिसीजन। ये मैं आपको स्टेटमेंट बोलता हूँ। Okay. Residential asset class is like a fixed deposit. Fixed deposit is the worst call. Real estate residential is the worst call. But
आपको पसंद है रेसिडेंस और आपको पसंद है कि नहीं मुझे डेटा सेंटर वेयरहाउस ये सब नहीं समझता है, मेरे को रेसिडेंस एवरेज 2.5% देता है, बट मेरे को अगर रेसिडेंस 6% दे देना तो मैं रेसिडेंस में ही पैसा डालूँ। अगर आपका ऐसा नज़रिया और जिस लिए लोग एमिरेट्स में जा रहे हैं कि मुझे 6-7% मिलता है, तो मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूँ। रेसिडेंस में होता है स्टूडेंट हाउसिंग, उसमें होता है को लिविंग, एल्डर लिविंग। तो ये जो ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस है जो रेसिडेंशियल में होते हैं, जिसको मैं कहता हूँ वैल्यू एडेड रेसिडेंशियल, उसमें आप पैसा डालिए और उसमें आपको 6 से 7% मिलेगा। Okay. Because now it is no longer just a residence, it is a focus residential for student housing, it is focus for senior living, it is focus for co-living, तो it is a focus service apartment। तो Oh. उस एसेट क्लास में पैसा आपका 6% से ग्रोथ होगा और ये भी आपको एसएम रीट में मिल सकता है, क्योंकि एसएम रीट में एंट्री क्राइटेरिया केवल 50 करोड़ है। तो 50 करोड़ का एक सीनियर लिविंग का प्रोजेक्ट हो सकता है। आज आप मुंबई पुणे में जब जाते हो हाईवे पे, तो आपको सीनियर लिविंग के कम से कम 10 बोर्ड दिखेंगे, क्योंकि आज का जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, आप एक स्टेटिस्टिक से अमेज हो जाओगे, वर्ल्ड का हाईएस्ट सीनियर लिविंग पॉपुलेशन इंडिया से आने वाला है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ऑलरेडी एवरेज एज 25 के ऊपर है। तो अगले 20 से 30 साल में सबसे बड़ी सीनियर लिविंग की मार्केट जो बनेगी वो है इंडिया से। ऐसे भी कहा जाता है कि 40 इज द न्यू 30, 50 इज द न्यू 40। तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। 2025 की जो जनरेशन आ रही है उसको बीटा जनरेशन कहा गया है, और वो बीटा जनरेशन इसके लिए कहा गया है, अल्फा जनरेशन अब 24 में खत्म हो गई है। इस जनरेशन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 ईयर्स से बढ़ने वाला है। इस जनरेशन इज मच मोर गोइंग टू बी savvy अबाउट व्हाट दे ईट, हाउ दे लिव। तो इनको सीनियर लिविंग की रिक्वायरमेंट है। आज आप जापान में जाओगे तो उधर आपको 70, 80, 90, 100 ईयर्स के लोग तो बहुत आम आराम से तरीके से मिलेंगे, उल्टे यूथ कम मिलेंगे। तो उधर सीनियर लिविंग कम्स विद अ वेरी स्पेशल रिक्वायरमेंट, और ये लोग के पास पैसा है, उनको चाहिए उनके स्पेशल रिक्वायरमेंट्स विच आर मेट। उनको एक्सेस चाहिए वाइडर, उनको हैंडल्स चाहिए, इफ़ दे आर डिफरेंटली एबल उनको रैम्प चाहिए जिससे वो पास कर सके, उनको एक्सेस टू टेरेस थ्रू अ लिफ्ट चाहिए। तो उनके जो स्पेक्स है वो बहुत अलग है, और वैसे प्रोजेक्ट्स जब बनते हैं और उनकी कम्युनिटी बनती है, आज सीनियर्स का प्रॉब्लम है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी इच्छा जीने की खत्म हो खत्म हो जाती है। जाती है। तो वो कैसे ग्रो की जाए, जब उनके जैसे सीनियर्स की एक कम्युनिटी बने, जिनको एक्टिवेट किया जाए, एंगेज किया जाए, जिनके लिए हर दिन का एक नया प्रोग्राम बने, तो ये लोग क्यों पैसा नहीं देंगे? ये तो कमा के बैठे हैं, तो ये तो खरीदेंगे वहां पे फ्लैट्स। आप उनका रीट बना दीजिए, आपको 6 से 7% रिटर्न मिल जाएगा। मेरा मानना है कि ये एमिरेट्स की जो मार्केट है ये बबल है। लोग स्टॉक मार्केट में जैसे खेलते हैं वैसे वहां फ्लैट पे खेल रहे हैं, जहां पे एक एंट्री कर रहे हैं एक मिनिमम पैसे से, और वो माइंडसेट बहुत क्लियर है, उनको निकल जाना है। और अल्टीमेटली वहां पे भी अगर आप देखें दुबई में, द रेट एट विच न्यू प्रोजेक्ट्स आर कमिंग अप, कौन रहने वाला है उधर? आप एक यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री सर्च कीजिए, घोस्ट सिटीज ऑफ चाइना। चाइना में 15 से ज्यादा सिटीज हैं, सिटीज, नॉट प्रोजेक्ट, सिटीज, जिसे घोस्ट सिटीज माना गया है। घोस्ट सिटीज। घोस्ट सिटीज मतलब वहां कोई नहीं रहता, मॉल बना पड़ा है, बिल्डिंग्स बनी पड़ी है, रोड्स है, दुकानें बनी पड़ी है, बट लोग नहीं है, क्योंकि चाइना में एक ऐसा लॉ आया था कि आप आपके पैसे बाहर नहीं डाल सकते। तो एन एवरेज चाइनीज ओन 6 to 7 अपार्टमेंट्स, दे ओन मिनिमम 6 to 7 रियल एस्टेट, एवरेज चाइनीज पर्सन। तो उन्होंने इतना पैसा अपना रियल एस्टेट में डाला हुआ है कि वहां पे गोस्ट सिटीज बन गई है। मतलब लोग उधर फोटो शूट के लिए आते हैं। ओह गॉड। मतलब वेनिस की थीम की पूरी सिटी बनी हुई है जो गोस्ट सिटी है। लोग वहां पे आते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए, मतलब और कुछ नहीं होता है। तो ये यूट्यूब पे एक डॉक्यूमेंट्री है, देखने लायक है। तो मेरे को लगता है दुबई विल आल्सो बिकम लाइक अ गोस्ट सिटी। मतलब अल्टीमेटली वहां पे कितने लोग रहेंगे? आज 50-50, 100 माले के टावर्स बन रहे हैं, अच्छी चीजें बन रही है, नो डाउट, बट ये एक बबल है, और ये बबल फ्यूल कर रहा है सभी नेशनैलिटी, सभी लोगों को, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अ सेफ एनवायरनमेंट, इट इज टैक्स एफिशिएंट, they want to grow their GDP. The Emirates have played very prudent and smart about what they are doing.
बट अल्टीमेटली रियल एस्टेट वर्क्स ऑन अ डिमांड सप्लाई प्रिंसिपल. आप सप्लाई का नल इतना जोर से खोल दोगे तो आपकी बाल्टी कितनी भी बड़ी हो भर तो भर जाएगी. तो जाएगी. बट उसमें सर इनकम टैक्स नहीं है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स एफिशिएंट नहीं है, है, कोई स्टैम्प ड्यूटी, स्पेसिफिक टैक्स नहीं जीएसटी. है एक्सेप्ट वैट, वहाँ पर कोई टैक्सेशन नहीं है. प्लस योर मनी इफ यू हैव एक्सेस इन नॉट इन टर्म्स ऑफ वाइट बट इफ इट इज इन ब्लैक, तो वहाँ पर कोई इनकम टैक्स नहीं है, वहाँ पर कोई तरीके का आपको तो मैं मेरे क्वेश्चन नहीं है. दोस्तों के साथ मजाक करता हूँ कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट लॉन्ड्री इज दुबई. तो पहले दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्ड्री स्विट्जरलैंड हुआ करती थी, और लॉन्ड्री आप समझते हो. आज की वर्ल्ड की सबसे बड़ी लॉन्ड्री दुबई है. और दुबई में देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल whose only livelihood is laundry business. I mean, it will be a very controversial topic, but not getting into the controversy of a particular country's economy or their strategy. But now people are going and buying the property on a short term and gaining a good uh, returns on the capital. But the worst part is they cannot bring that money back to India, and if they bring back to India, they will have to pay the particular tax. So absolutely. So it's a money trap. You are attracted by short-term steep returns, but it comes with a condition. As they say, there are no free lunches. So the condition is that the money needs to re-rotate. So it's a very smart strategy by the country to grow their GDP by inviting foreign capital, because they know it's only with as much capital they can grow their own economy. So they have actually attracted the entire global capital, and they have liberalized their norms, and they have protected, given safety, security, and protection to every citizen in all aspects, and even every nationality people who feel extremely safe financially, physically, as well as mentally to be in that particular space. But here is the catch, that this is taking a shape of a bubble. There are many developers who have seen a cyclical, and these are steep cycles in the Dubai real estate market. So if you Google on this, that the property crashes in Dubai, you and history repeats itself. There is a saying, and it's for a reason. So one has to be very prudent with what one is doing over there. Yes, the initial numbers look very attractive, but there is always an asterisk on everything that comes, and there are no free lunches. It always comes with a particular condition. If it was that simple, every nation would have just replicated it. Okay, so there's a lot of insight over it कि जितना हम पैसा डालेंगे वो पैसा यहाँ पर तो आएगा नहीं, बट वहीं के वहीं आपको रोल आउट करना पड़ेगा. Same goes with UK and US market also. So what has happened, every country will look out for their own interest, and every country would want to create a structure where the capital that is coming into their country does not take a flight of capital. So invariably every country will look to go on to clauses and sub clauses which will favor the capital being in their country and not taking a flight outside. I firmly believe that India is today actually a land of opportunities. If you see all these global companies, they are taking a line to come in India and invest in India. So there is a reason, which means these opportunities exist. It is just that the literacy about these opportunities is not enough. So if one knows about the opportunities that exist, I am very sure no one would want to invest abroad. Today, the ultra luxury segment, and which is the most literate financially, most literate real estate wise, and most literate educationally, that affluent class is reinvesting in India. Okay. So that goes on to say, and they are the ones buying these 50, 100 crore homes. So they find a lot of security over there. Yeah, your long-term capital gain structure is also a big boon, because when a founder make crores of rupees, by selling stake of his company, instead of paying tax,
who would rather invest into a residential property. But at the end of the day, the confidence that is enthused into assets locally goes on to explain that we should not really be looking or scouting for options abroad. We should firmly believe in the India story. The late Ace investor Rakesh Jhunjhunwala very famously said, when he was asked which are the best 4 or 5 stocks one should invest in, he said, do not make it complicated, invest on India. So you can also invest on the stock market itself, the Sensex, which is an average of 50 or 100 companies which are listed over there. So he said, just put your money on Sensex. That itself will grow. So what was in the levels of 40,000, 50,000, today we see it in the level of 80,000. So the money has doubled, which is the India story. So Sensex is nothing but the barometer of India story. So he very famously said that put money on India. And that is where the money should So now when we talk about the growth, the development, we spoke about reforms, we spoke about the policies which state and central government is coming up with. Coming to one particular narrative coming from the Honorable Prime Minister, Make in India. Okay, the Make in India movement. Make in India movement mein government really motivated people to come and be an entrepreneur, manufacture, be it manufacturing, be it service, be it anything. I haven't heard anything about any new entrant coming into a real estate market, because real estate has always been a big giant stories. Specific lobbies have also been always dominating in I'll this tell you, particular you'll thing. be surprised to note not more than 20% developers go on till the third generation. Not more than 20% developers have crossed 20 years of their existence. So if you look at the market today, every 10 or 15 years, you have an influx of new developers who are entering the market. So the names today, if you go, for example, in a micro market like Thane, and if you will take a circle and you will see the boards of all the different developers who are there, probably their story would not be there 15 years prior. Okay. So the new people influx in real estate is in fact the highest because there are very few who are able to cope up with the cyclical change of this business. See, the problem with this business is, or the challenge rather is, that you have more than 400 cost centers as a developer. So right from your steel to switch to paint, you interact with 400 industries. Okay. And you are cutting checks to 400 industries. Your recovery window is only one, the home buyer. So there is an inbuilt mismatch over here where you are dealing and cutting checks to 400 industries. Your recovery is dependent on one breed, the home buyer or investor. Banks have tightened the noose. They are saying that we will invest or fund your project only after CC comes. The irony is that 40% of the project cost is required prior to CC, to buy your land, to take your approvals, to pay certain premiums, to pay the professionals, to pay the landlord, to pay some amount of rent corpus to tenants. So 30-40% of your project is pre-invested and bank comes after that. So a lot of projects cannot see the light of the day when they can reach till that stage. And which is why you see a lot of new entrants who have made money in other sectors. So instead of becoming investors into real estate, they decided to take up small time projects. And possibly after experience of 1 or 2 projects, they maybe think that it's not worthwhile doing real estate. So they go back to what they are doing. So the churn of developers is very large in the Mumbai city. That is also because the complexity of this business is such that you have to invest systematically, but you gain at once. Okay. And that is a problem, that when you are getting money at once, but you have to keep investing and be patient. So one, people cannot have the fuel tank to last to complete all these investments. Second,
people go too berserk when they get the whole big chunk at one end, and they tend to divest that into multiple other projects, hence leading to a cash flow mismatch. So this is a asset rich industry but a very cash flow mismatched industry, and which a lot of developers are not able to manage well, and hence you see that every 10 or 15 years there will be hundreds of new entrants which will come into this sector. Some do really well, some do not do very well. The biggest example is how many corporates have entered this sector in the last 10 years, and you will be amazed. Yes. Right from a Raymond to a Hero, Godrej, to Mahindra. Godrej, Mahindra. I mean, you have at least 100 developers who have a corporate balance Corporate sheet background. and corporate background, and they've entered into the development business. I have seen a leading facility management player also get into a development business. So that is the charm of this real Which estate. one is that? Silla. Oh, So Silla has also gone into real estate development. So, this sector is attracting stakeholders of this particular industry. So one is, for example, giving good services, is also trying to be a developer. Also a corporate who is nowhere related to this. He's saying instead of being an investor to a developer, why not open a development firm altogether? Plus, you are seeing other cities and countries developer also looking to invest into your own city. So it's a very healthy mix which is happening of disciplined, well financed, uh, transparent breed of developers which are coming into the sector, and the cleanup is also happening at the same time of the laggards. as you said, 40% is the required capital to enter 100 at any given point of time. So ये किसी भी ऐसे यूथ का काम नहीं है जो कुछ करना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है बट आइडियाज़ है, ड्रीम्स है, एस्पिरेशंस है, तो क्या वो एक यूथ डेवलपर नहीं बन सकता? So, unfortunately, real estate is a very capital intensive industry. ओके, जिसमें अगर आप छोटे से छोटा प्रोजेक्ट लोगे तो वो एवरेज 50 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा। मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं। और 50 करोड़ के प्रोजेक्ट में 40% मतलब आपको 20 करोड़ की लागत ज़रूरी है। अब तकलीफ क्या होती है, जो ये 2 या 5 करोड़ के साथ डेवलपर बनने निकलते हैं, वो है ना 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाने बरोबर है। या तो आप पहुंच जाओगे और माइकल शूमाकर कहलाओगे, या तो फिर आप एक्सीडेंट करके सीधा किधर और आंख खोलोगे। तो ये वाला जो विषय है ना, ये इतना ट्रिकी है कि 2 करोड़ के साथ बिल्डर बनने निकलते हैं। फिर क्या करेंगे? 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि माल सस्ता बेचेंगे। तो आज ग्रीड की तो एंड होती नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आज कॉस्ट प्राइस पे अगर स्टॉक मिलता है या कॉस्ट प्राइस से सस्ते में मिलता है, तो एक बार रिस्क को आंख बंद करके पैसा तो डाल देंगे। दूसरा क्या करते हैं ये लोग कि 18 और 24% पे पैसा उठा लेते हैं, क्योंकि एक हमारे बैंकिंग सेटअप में वर्ड है AIF, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। ये लोग को छूट दी गई है इवन प्री ओसी, प्री रेरा प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए, और AIF का पैसा 24% के नीचे, 18% के नीचे नहीं आता। तो जब आप 18-24% पे पैसा उठा रहे हो, तो आप आपका मार्जिन तो उनको ही देते जा रहे हो। तो फिर ये बन जाता है चैरिटी कॉस्ट प्रोजेक्ट। वो भी अगर सब सही चला तो, थोड़ा भी डिले हुआ तो AIF ही आपका प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लेगा। तो मेरी सलाह है कि अगर आपके पास यू आर नॉट वेल कैपिटलाइज्ड और यू डोंट हैव अ बैकिंग फ्रॉम अ इन्वेस्टर, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो या नॉन इंस्टीट्यूशनल हो, जो बोलता है आपकी आइडिया सही है, आपकी स्किल सही है, आपकी नॉलेज सही है, मैं आपको बैक करना चाहूँगा। और वैसे ही सब स्टार्टअप होते हैं। स्टार्टअप के पास आइडिया होती है, स्किल होता है, स्वेट होता है, सब कुछ होता है, सब होता है एक्सेप्ट कैपिटल। तो कैपिटल वाला मसले के लिए एक एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर आते हैं। वैसा अगर रियल एस्टेट में सिस्टम हो, या आपके पास कोई आपका एंजल हो या कोई आपका वेंचर कैपिटलिस्ट हो, तो आइए। बट अगर आपके पास वो नहीं है तो मत आइए। तो गाड़ी निकाल के मत निकल जाइए। आप एक्सीडेंट तो करोगे, साथ में और 10 लोग को लेके जाओगे, और वो 10 लोग फिर कभी रियल एस्टेट में नहीं आने वाले, और वो 10 लोग 100 लोग को बोलेंगे कि यार सब बिल्डर बेकार होते। जबकि आपका जो मॉडल था वो, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल क्लोजर, उसमें वो बिल्ट इन ही नहीं था।
वेरी वेरी ब्यूटीफुल इंसाइट। मतलब अगर किसी करियर ओरिएंटेड आदमी को अगर ऐसे लगना, औरत को या आदमी को या एस्पिरेंट को, आई वुड से कि ऐसे लगेगा कि मुझे करियर करना है कंस्ट्रक्शन में या डेवलपर में, डेवलपिंग में, तो डेफिनेटली वो 10 बार सोचेगा। एंड दिस अ वेरी ब्यूटीफुल इंसाइट कि उसको कितना पैसा लगाना पड़ेगा या कितना पैसा उसको मार्केट से उठाना पड़ेगा, क्या कॉस्ट उठाना पड़ेगा। इट्स अ फिनोमिनल इंसाइट अगर व्हिच यू हैव आपके गिवन। पास जो भी प्रोजेक्ट करना चाहते हो, उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट टोटल निकालिए और उसका 40% प्रोजेक्ट कॉस्ट पे अगर आप सर्वाइव कर सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी मेजर हर्डल, तो ही वो करो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो वो जैसे क्रिकेट में बोलते हैं वेल लेफ्ट, वैसे छोड़ दो, नहीं तो आप बार बार एज करके आउट होते आउट रहोगे। होते रहोगे। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल इंसाइट। as you were talking about this, you spoke about a lot about the financial people who are, I mean, financial institutions who are taking 18%, 24% of their thing. What is the financial banking, that is financial institutions, playing an important role in real estate? Financial institution play the biggest role in real estate. They make or break the project. क्योंकि दिक्कत क्या है ना, हमारे जो इंटरेस्ट के दर है वो इतने ऊंचे हैं आज ग्लोबली। आपको पता है थोड़े देश है जिसमें अगर आप बैंक में पैसा रखो तो 10 साल के बाद आपको 5 रुपया काट के पैसा देंगे। ग्रोथ की बात नहीं है, वो बोलते हमने आपका पैसा संभाला, वही बड़ी बात है। Oh, यहाँ हम 12%, 6%, 18% की बात करते हैं, बट देर आर कंट्रीज विच विल कट योर मनी and they will give back to you. is it? So Google this, it's a very interesting thing जहाँ पैसा प्रिजर्व करने के लिए पैसा लगाया जा रहा है चार्ज। ग्रोथ की बात नहीं है कि आपका पैसा हमने मेंटेन करके रखा, डुबाया नहीं। एवरेज रिटर्न या इंटरेस्ट आप भरते हो 3%, 4%, 5%। अब जब आप 18 और 24% पे अगर आप बोरो कर रहे हो तो ये गणित बैठना मुश्किल है। मैं हमेशा कहता हूँ वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनके पास आप खरीदते हो, आप चेक करो कि उनके पास ही एआरसी डिवीजन तो नहीं है। एआरसी एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन डिवीजन होता है और एआरसी डिवीजन क्या करता है, जो लोन्स बैड डेब्ट्स हो जाती है उनको टेक ओवर के लिए उनके पास फैसिलिटी अवेलेबल Okay. रहती है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ मेरे दोस्तों को कि भाई उसी से लोन लो जिसके पास एआरसी खुद का ना हो। अगर खुद का एआरसी होगा तो ही विल बी वेरी मोटिवेटेड कि वो लोन खराब हो और उसकी एआरसी उसको टेक ओवर करे। तो ये एक बहुत बड़ा दूसरा मसला है। तीसरा, अगर आप लोन लेते हो तो एक फाइनेंस इंडस्ट्री की समस्या है सैंक्शनड बट नॉट डिसबर्स्ड। मतलब आपको 100 करोड़ का सैंक्शन दे मिल दिया गया है, पर आपने डिसबर्समेंट नहीं मिलेगा। प्रोसेसिंग फी भी दे दी है, आपको पहला ट्रांच 10 करोड़ का भी दे दिया है, आपने सारी फाइनेंशियल प्लानिंग कर दी है और अब आप निश्चिंत होकर सब कॉन्ट्रैक्टर, प्रोफेशनल्स, वेंडर को बोलते हो कि बस अब तो हम क्लोज्ड है इस प्रोजेक्ट पे। सडनली वन फाइन डे बोलेंगे कि भाई हम अभी आगे का पैसा आपको नहीं देंगे ये कारणों के लिए। और आप कोई कभी भी कभी तो कारण भी नहीं बताते। मतलब वो आउटराइटली वो बोलेंगे आपका लोन एग्रीमेंट पढ़ लो, वो हमारा राइट है आपको आगे का पैसा देना कि नहीं। उल्टा जो हमने आपको दिया है उसको भी आप चुका दो। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अच्छे से अच्छा डेवलपर ये वाली सिचुएशन से लड़ नहीं पाएगा क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आके अगर एक अफवाह फैला दी गई कि एक प्रीमियम बैंक है उसमें शॉर्टफॉल आ रहा है और अगर सभी लोग जो उधर के डिपॉजिटर्स है अपना विड्रॉ करने पहुंच गए ना तो हेल्दी सी हेल्दी बैंक उठ सकती है। तो वैसे ही ये डेवलपर की पोजीशन हो जाती है जब आपके पास सैंक्शनड है बट डिसबर्स नहीं मिलता है तो आपकी जो टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग की गई है गोस फॉर अ टॉस। और फिर ही एक डोमिनो इफेक्ट आता है वेयर वन फैक्टर लीड्स टू अनदर और वो बेचारा सही आदमी रहेगा, सही इंटेंट रहेगा, प्लानिंग सही रहेगी तो भी फिर आप भी नहीं उसको कर उठा पाएगा। दोगे। सो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। अनफॉर्चुनेटली उन पे कोई रोक नहीं है, ना रेरा उनको पकड़ता है ना कुछ। आप एक लोन एग्रीमेंट पढ़ के देखो, पहले तो पढ़ पाओगे कि नहीं वो एक पॉसिबल ही प्रश्न नहीं है है। क्योंकि आपको है ना वो मैग्नीफाइंग ग्लास लगेंगे उनको पढ़ने के लिए। दूसरी बात, अगर पढ़ भी लिए कुछ तो नहीं कर आपका पाओगे आप। खून गर्म हो जाएगा, आप बोलोगे क्या साइन कर रहे हो मुझसे। मतलब बिल्डर के अग्रीमेंट तो कुछ नहीं दे, आप लोन अग्रीमेंट पढ़ के देखो और वो आपसे कम से कम 100 लाइन 100 साइन तो लेंगे। हाँ,
जबकि सभी कोई डिजिटल बैंकिंग की बात करता है, लेकिन लोन के वक्त 100 साइन लेंगे। आप किस किस पेपर पे साइन कर रहे हो ना, आपको पता नहीं पड़ता है। ऑल्दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको पता भी है तो वो कुछ कर नहीं पाओगे, बट आप एक बार पढ़ के देखिए। आप पढ़ोगे ना, आप जिंदगी में कोई लोन नहीं ले पाओगे। आप बोलोगे भैया लोन चाहिए ही नहीं मुझे, मतलब ये इतना। अच्छा, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एक मजेदार चीज होती है, जब आपको पैसा नहीं जरूरत है तब वो पैसा देंगे, बुला जब बुला आपको के देंगे, पैसा बुला की बुला के जरूरत है देंगे। तब वो आपको नहीं देंगे। अगर आप पैसा देने गए, जो उन्होंने दे दिया है समय के पहले, तो आपसे इतना चार्ज नाटक करना। करेंगे, लेंगे नहीं, और पैसा देने के लिए चार्ज करेंगे। तो ये तो मुझे कभी समझा नहीं है कि आपने मुझे पैसा दिया, मैं आपको समय से पहले लौटा रहा हूँ, तो आप मुझ पे पेनल्टी मार रहे हो। अगर मैं समय पे नहीं लौटा रहा हूँ तो भी पेनल्टी पेनल्टी मार मार रहे रहे हो। हो। आप मेरा पैसा भी पहले नहीं लेना चाहते, तो आप करना क्या चाहते हो? तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, मैं एक तरीके का बोलूंगा ये व्हाइट कॉलर्ड माफिया है, जो इस इंडस्ट्री की ट्रबल के लिए वन ऑफ द रीजंस। रीजंस माना जा सकता है। और मैंने इसके ऊपर एक किताब लिखी है, एनबीएफसी एंड एचएफसी क्राइसिस। ओह, तो जिसके अंदर मैंने उल्लेख किया है एक एनबीएफसी क्राइसिस। एनबीएफसी एक बहुत बड़ी मजेदार चीज है, वो पैसा लेती है बैंक से और पैसा देती है बिल्डर को, और उसमें वो खुद की मार्जिन लगाती है। अरे तो बैंक ही डायरेक्ट बिल्डर को देता तो 6% सस्ता लोन मिलता था। अल्टीमेटली वो पैसा चुकाता है होम बायर। तो आपने अफोर्डेबिलिटी की तो पूरी बैंड बजा दी उधर ही। अब बैंक क्यों नहीं दे पाता है बिल्डर को डायरेक्ट? क्योंकि उसके पास सेक्टोरल एलोकेशन है, कि बैंक के पास जो 100 रुपया है उसमें से वो बिल्डर को 10 या 20 रुपया ही दे सकता है। 10 रुपया एनबीएफसी को देगा, 10 रुपया एग्रीकल्चर में लगाएगा, 10 रुपया सब एक मैन्युफैक्चरिंग, साथ एक सेक्टर में नहीं अलग लगेगा। अलग सेक्टर्स पे लगाएगा। तो ये जो है, इसका सोल्यूशन एक ही है कि रियल एस्टेट इज अ स्पेशलाइज्ड सेक्टर। तो आपको रियल एस्टेट बैंक्स होनी जरूरी है, जो रियल एस्टेट को समझे। और उसमें पैसा लगाए। आप एक ब्रेन सर्जरी एमबीबीएस से करवा रहे हो, और उस सर्जरी के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बेस्ट रिजल्ट। तो वो एमबीबीएस क्या कर दिया है, उसने एक बाईपास रूट निकाल डाला। उससे बोला भाई ये एनबीएफसी है, उसको मैं पैसा दे दूंगा, अब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से आप अपना सर्जरी करा दो। तो ये एनबीएफसी क्या करती है, बैंक से लेती है 6 और 7% पे, खुद का दूसरा 7-8% जोड़ देती है, और 15% पे आपको लैंड करती है। तो एक बड़ा मजेदार लिस्ट आया था जिसमें एक एनबीएफसी बैंकरप्ट हो गई थी। मतलब एक ऐसा दौर आया था 5 साल पहले जहां पे बोरोवर और लेंडर दोनों बैंकरप्ट थे। तो लेंडर थी एनबीएफसी और बोरोवर था डेवलपर। तो उन्होंने एक लिस्ट छापा था कि ये एनबीएफसी किस किस बैंक को कितना पैसा ओन करती है, क्योंकि एनबीएफसी में 50% के आसपास कैपिटल बैंक से होता है। और उन्होंने एक लिस्ट छापी थी कि ये एनबीएफसी किस किस डेवलपर से रिकवरी करनी उसकी बाकी है। तो 2 लिस्ट थे, एक लिस्ट जहां से उन्होंने पैसा उठाया था, और एक लिस्ट जहां उन्होंने पैसा दिया था। अब मजेदार बात ये थी कि अगर जिधर से लिया था उसने उसी को दिया होता जिसने एनबीएफसी को दिया था, तो एटलीस्ट जो फिगर में 10-10% तो कम हो जाते थे। तो ये आर्टिफिशियल बलून, और एनबीएफसी ने वैल्यू एडिशन क्या किया? कुछ नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट दे दिया। और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट ऐसी चीज रहती है जहां पे आपको ब्याज भरने के लिए ब्याज पे पैसे मिलते हैं, ब्याज भरने के लिए ब्याज पे पैसे, जिसको एवरग्रीनिंग बोला जाता है वगैरह, जो आरबीआई में अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। बट इसे हम स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो पूरा एक टॉक्सिक कल्चर था एनबीएफसी का, आई वुड गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट को, इसको क्लीन अप किया गया है। बहुत और लेवल ये पे। मैंने एनबीएफसी एचएफसी क्राइसिस बुक में हाईलाइट किया है कि ये कौन एनबीएफसी थी, क्या क्या किया गया है वगैरह वगैरह। तो ये एक समझने वाली बात है कि हाउ क्रूशियल अ रोल फाइनेंशियल सेक्टर्स प्ले इनटू दिस इंडस्ट्री।